नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम एक बहुत ही डीप और फैसिनेटिंग पोयम को एक्सप्लोर करने वाले हैं जिसका नाम है द स्कॉलर जिप्सी। इस वीडियो में हम इस मास्टरपीस के हर एक एस्पेक्ट को डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे, लेकिन सबसे पहले एज ऑलवेज इस टेक्स्ट और इसके ऑथर के बैकग्राउंड को समझना जरूरी है। तो चलिए बिना किसी डीले के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस पोयम के ब्रिलियंट क्रिएटर की, मैथ्यू आर्नोल्ड की। इनका जन्म 1822 में हुआ था और इनकी डेथ 1888 में हुई थी। इनकी अर्ली लाइफ काफी इंटरेस्टिंग रही। दोस्तों मैथ्यू आर्नोल्ड एक्चुअली रग्बी स्कूल के एक बहुत ही फेमस हेडमास्टर के बेटे थे। अगर हम इनकी एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने अपनी पढ़ाई विंचेस्टर रग्बी और प्रेस्टिजियस बेलियल कॉलेज ऑक्सफोर्ड से पूरी की थी। पढ़ाई में ये इतने शार्प थे कि ऑक्सफोर्ड में उन्हें पोएट्री के लिए न्यूडिगेट प्राइज भी मिला था। करियर वाइज भी इनकी ट्रेजेक्टरी बहुत ही सॉलिड रही। 1845 में उन्हें ओरियल कॉलेज का फेलो बनाया गया। 1851 में वो एक इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल अपॉइंट हुए, एक ऐसी पोजीशन जिसे उन्होंने 35 साल तक इफेक्टिवली होल्ड किया। और 1857 में उन्होंने ऑक्सफोर्ड में प्रोफेसर ऑफ पोएट्री बनाया गया, जहां उन्होंने 10 साल तक पढ़ाया। उनकी आगे की लाइफ काफी बिजी थी बट मोस्टली अनइवेंटफुल रही। और आखिर में लिवरपूल में हार्ट डिसीज की वजह से उनकी सडन डेथ हो गई। एज अ राइटर उनका करियर दो हिस्सों में डिवाइडेड है। अर्ली लाइफ में उनका फोकस मोस्टली पोएट्री पर था, लेकिन लेटर लाइफ में उन्होंने अपना ज्यादा वक्त प्रोज और सोशल क्रिटिसिज्म को दिया। उनकी पोएट्री अक्सर एक डायडैक्टिक नेचर कैरी करती है, जिसमें क्लासिकल थीम्स को एक मेडिटेटिव और मेलनकली कास्ट के साथ प्रेजेंट किया जाता है। मैथ्यू आर्नोल्ड उस वक्त की यूटिलिटेरियन सोसाइटी से डीपली परेशान थे। उन्हें इस बात की बहुत फिक्र थी कि यूटिलिटेरियन दुनिया में जहां सब कुछ यूटिलिटी या फायदे पर बेस्ड है, वहां स्पिरिट और इमेजिनेशन का सर्वाइवल कैसे होगा। उनका यह स्ट्रॉन्ग बिलीफ था कि एक इंसान को सेल्वेशन, जिसका उनके लिए मतलब होलनेस और हार्मनी था, सिर्फ पोएट्री के थ्रू ही मिल सकता है। अब आते हैं इस वीडियो के मेन टेक्स्ट यानी द स्कॉलर जिप्सी के कंटेक्स्ट पर। ये पोयम हवा में नहीं लिखी गई थी, बल्कि ये एक एक्चुअल स्टोरी पर बेस्ड है। ये कहानी जोसेफ ग्लेनविल की एक बुक में रिकाउंट की गई थी, जिसका नाम है द वेनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग। आप सोच रहे होंगे कि ये बुक किस बारे में थी। तो जोसेफ ग्लेनविल की ये बुक असल में स्कॉलेस्टिसिज्म के खिलाफ एक रिएक्शन थी। स्कॉलेस्टिसिज्म उस वक्त यूरोप की यूनिवर्सिटीज में यूज होने वाली एक बहुत ही रिजिड एनालिटिकल मेथोडोलॉजी थी। इस बुक में एक बहुत ही इंटरव्यूइंग स्टोरी थी, एक पुअर ऑक्सफोर्ड स्कॉलर की, जिसमें उसने अपनी एकेडमिक लाइफ को अबंडन कर दिया ताकि वो जिप्सीज के एक बैंड को ज्वाइन कर सके। मैथ्यू आर्नोल्ड ने इसी स्टोरी को अपनी पोयम का बेस बनाया। इस पोयम की खास बात यह है कि इसकी पूरी सेटिंग एक तरीके से रियल है। इसमें ऑक्सफोर्ड के आसपास के एक्चुअल प्लेसेस और लैंडमार्क्स का स्ट्रांगली जिक्र किया गया है, जैसे कि कमनर हिल्स और बैगले वुड। टेक्निकली देखें तो ये एक मेजर इंग्लिश पेस्टोरल एलिगी है, जिसमें टोटल 250 लाइंस है और इसे 10 लाइन स्टैंजा पैटर्न में लिखा गया है। लेकिन दोस्तों ये पोयम सिर्फ एक जिप्सीज की कहानी या नेचर का डिस्क्रिप्शन नहीं है। अपनी इस पोयम के थ्रू मैथ्यू आर्नोल्ड मॉडर्न लाइफ की मोनोटनी और हमारी सिख सोसाइटी का एक डार्क रिकॉर्ड प्रेजेंट करते हैं। वो अपनी एज के इंग्लैंड यानी 19th सेंचुरी के लोगों के स्पिरिचुअल और इमोशनल लॉसेस को डीपली एक्सप्लोर करते हैं। जिप्सीज की काम और इनोसेंट लाइफ को उन्होंने एक तरीके से मॉडर्न लाइफ की सिख हरी और डिवाइडेड एम्स के सामने डायरेक्टली कंट्रास्ट किया इस पोयम के अंदर। तो ये था दोस्तों हमारा इस टेक्स्ट का और ऑथर का कंटेक्स्ट। द स्कॉलर जिप्सी एक काफी लंबी पोयम है और इसमें एग्जैक्टली 250 लाइंस और 25 स्टैंजाज हैं। इसलिए लाइन बाय लाइन पढ़ने के बजाय मैं आपके लिए इसको डिटेल में एक इमर्सिव समरी के थ्रू ब्रेक डाउन करूंगा। फिर भी आपको 250 लाइंस के हर एक लाइन का मीनिंग चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से मेरे को बताना। मैं एक टेबल आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें हर एक लाइन का एक डीप मीनिंग आपको दिया गया होगा। तो चलिए इस ब्यूटीफुल पेस्टोरल जर्नी को शुरू करते हैं। इमेजिन कीजिए एक शांत दोपहर, ऑक्सफोर्ड के आसपास का हरा भरा गांव और एक पोएट जो एक शेड के नीचे बैठा हुआ है। पोयम की शुरुआत एक बहुत ही ब्यूटीफुल पेस्टोरल मोड में होती है। मैथ्यू आर्नोल्ड एक अननेम्ड शेपर्ड को आवाज लगाते हैं और कहते हैं कि वो पहाड़ पर जाए और अपनी भेड़ों को उनके वेटल कॉट्स यानी वुडन शेड से आजाद कर दे। यहाँ शीप को फ्री करना किसी भी तरह के वर्ल्डली बाइंडिंग से आजाद होने का एक सिंबल है। पोएट शेपर्ड से कहते हैं कि जब दोपहर का वक्त ढल जाए और खेत बिल्कुल शांत हो जाए तो वो उस स्कॉलर जिप्सी की तलाश दोबारा शुरू करे। इसके बाद पोएट अपना हाल बताते हैं
वो कहते हैं कि वो दिन भर खेत के एक शेडी कॉर्नर में बैठकर वेट करेंगे। वहां बैठकर उन्हें ऑक्सफोर्ड के टावर्स दूर से दिखाई दे रही है और उनके पास घास पर एक बुक रखी है, जोसेफ ग्लेनविल की बुक। पोएट उस बुक में से उस गरीब ऑक्सफोर्ड स्कॉलर की कहानी पढ़ते हैं जिसने अपनी पढ़ाई और दोस्तों को छोड़कर जिप्सीज के वाइल्ड ट्राइब को ज्वाइन कर लिया था। स्कॉलर का मेन रीजन था उन जिप्सीज से उनका सुपर नेचुरल स्किल सीखना, जिससे इंसानों के माइंड को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन इस स्किल को मास्टर करने के लिए स्कॉलर एक डिवाइन इंस्पिरेशन का वेट कर रहा था, जिसे उसने स्पार्क फ्रॉम हेवन कहा है। यहाँ से पोयम में डबल क्वेस्ट शुरू होती है। एक तरफ वो स्कॉलर उस डिवाइन स्पार्क फ्रॉम हेवन की तलाश में है और दूसरी तरफ हमारे पोएट उस स्कॉलर की तलाश में। पोएट को लगता है कि अगर स्कॉलर को वो डिवाइन नॉलेज मिल गई तो शायद 19th सेंचुरी के लोगों के सारे थियोलॉजिकल डाउट्स भी सॉल्व हो जाएंगे। पोएट इमेजिन करते हैं कि स्कॉलर अभी भी बर्कशायर और ऑक्सफोर्डशायर के गांव में ही घूमता है। वो अलग अलग लोगों द्वारा उसकी साइटिंग्स की अफवाहें यानी कि रूमर्स को डिस्क्राइब करते हैं। कभी स्प्रिंग के मौसम में शेपर्ड्स ने उसे हर्स पर देखा था। कभी गर्मियों की रात में फेरी राइडर्स ने उसे थेम्स रिवर को बैबलोथिक पर क्रॉस करते हुए, जहां उसकी गोद फूलों से भरी थी, वहां पर देखा था। कभी गांव की लड़कियों ने उसे 5 फील्ड के फील्ड्स में शाम के वक्त रोम करते देखा। जून के महीने में घास काटने वाले लोगों ने उसे गुडस्टो ब्रिज के पास अजीब जिप्सी कपड़ों में देखा। और कभी ऑटम में बेगले वुड के किनारे जहां जिप्सीज अपने टेंट लगाते हैं, वहां उस स्कॉलर को देखा गया। बल्कि पोएट तो यहाँ तक क्लेम करते हैं कि उन्होंने खुद विंटर में उस स्कॉलर को एक वुडन ब्रिज पर स्नो से बैटल करते देखा, जो हिंस के रिज से होते हुए क्राइस्ट चर्च की तरफ देख रहा था। अचानक से पोएट को रियलिटी चेक मिलता है। वो सोचते हैं कि ये सब तो उनका सपना है। जोसेफ ग्लेनविल की बुक की कहानी तो 200 साल पुरानी है। वो स्कॉलर तो अब मर चुका होगा और किसी यू ट्री के नीचे किसी ग्रेव में दफन होगा। लेकिन अगले ही पल पोएट इस बात को स्ट्रांगली डिनाई भी कर देते हैं। वो कहते हैं नहीं, स्कॉलर नहीं मर सकता। ऑर्डिनरी मॉर्टल मैन इसलिए मरते हैं क्योंकि उनकी लाइफ के कांस्टेंट चेंजेस, हार्डशिप्स और रिपीटेड शॉक्स उनकी एनर्जी और पावर को ड्रेन कर देते हैं। लेकिन उस स्कॉलर की लाइफ ऐसी नहीं थी। उसकी लाइफ में एक एम था, एक ही बिजनेस था और एक ही डिजायर थी। उसने ऑर्डिनरी लोगों की तरह अपनी फायर को वेस्ट नहीं किया। उसकी इस अनशेकेबल होप और सिंगल माइंडेड फोकस ने उसे इमॉर्टल बना दिया है और वो आज भी ग्लेनविल के पेजेस में जिंदा है। अब पोयम अपने सबसे क्रूशियल थीम पर आती है। मैथ्यू आर्नोल्ड उस पुराने पीसफुल टाइम को अपनी 19th सेंचुरी की मॉडर्न लाइफ के साथ शार्पली कंट्रास्ट करते हैं। पोएट मॉडर्न लाइफ को एक स्ट्रेंज डिसीज यानी बीमारी बुलाते हैं जो सबको इन्फेक्ट कर रही है। वो कहते हैं कि मॉडर्न लोगों के पास सिर्फ सिक हरी और डिवाइडेड एम्स है। हम सब भाग तो रहे हैं, रैट रेस में हिस्सा तो ले रहे हैं, पर किसी को ये नहीं पता कि वो एक्चुअली लाइफ से क्या चाहते हैं। मॉडर्न लोग स्पिरिचुअली एग्जॉस्टेड हैं, उनके हेड्स ओवर टैक्स्ड हैं और पैल्सीड हार्ट्स हैं। वो लोग हाफ बिलीवर्स हैं जिनके अपने क्रीड्स और बिलीव्स में ही फेथ नहीं है। इन मॉडर्न लोगों के पास ना तो ठीक से होप है, ना ही रिजॉल्व है, बस आसपास में डाउट और कंफ्यूजन है। दूसरी तरफ स्कॉलर एक ट्रुएंट बॉय यानी एक स्कूल से भागे हुए बच्चे की तरह अनक्लाउडेड जॉय और प्योर दिल के साथ कंट्री साइड में घूम रहा है। अपने कंटेम्प्रेरी टाइम से इतना डीपली डिसअपॉइंटेड होने के बाद पोएट स्कॉलर जिप्सी को एक डायरेक्ट वार्निंग देते हैं। वो उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो मॉडर्न लोगों से दूर भागे। पोएट कहते हैं फ्लाई आवर पाथ्स आर फेवरिश कांटेक्ट फ्लाई। अगर स्कॉलर इस मॉडर्न सोसाइटी के टच में आ गया तो वो उनकी मेंटल एंग्विश से इन्फेक्ट हो जाएगा। फिर उसका एम भी डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, उसकी यूथ फेड हो जाएगी और आखिरकार वो भी एक ऑर्डिनरी इंसान की तरह ओल्ड होकर मर जाएगा। पोएट उसे सजेस्ट करते कि वो डीप वुड्स में छुप जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे ग्रीक माइथोलॉजी में दीदो अपने फॉल्स फ्रेंड से भाग गई थी। इस ब्यूटीफुल और कॉम्प्लेक्स पोयम का एंड एक कमाल के एक्सटेंडेड सिमिली के साथ होता है। पोएट और स्कॉलर को एक ग्रेव टेरियन मर्चेंट की तरह डिस्क्राइब करते हैं। एक बार एक टेरियन मर्चेंट ने समुद्र में देखा कि ग्रीक कॉम्पिटिटर्स का एक शिप आ रहा है। वो जानता था कि ये इंट्रूडर्स उसकी नेटिव मार्केट पर कब्जा कर लेंगे, इसलिए उस मर्चेंट ने अपना शिप वहां से एग्रेसिवली टर्न कर लिया और वहां से वो लिब्रिया की शर्मीली यानी शाय जनता के पास चला गया और अपना सामान बेचने लगा। इसकी मीनिंग बहुत डीप है दोस्तों। टिरियन मर्चेंट की तरह स्कॉलर जिप्सी को भी इस मॉडर्न करप्ट और कॉम्पिटिटिव दुनिया से अपना रास्ता मोड़ लेना चाहिए और अपनी पायसनेस और सिंप्लिसिटी को बचा कर रखना चाहिए।
यहाँ पर मैथ्यू आर्नोल्ड 19th सेंचुरी को ओपनली मॉक नहीं कर रहे, बल्कि डीपली अपने टाइम के स्पिरिचुअल और इमोशनल वॉइड को हाईलाइट कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी द स्कॉलर जिप्सी की एक डिटेल्ड समरी और डीपर एनालिसिस। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस फ्लोइंग नैरेटिव से आपको आर्नोल्ड के विजन, उनके पेन और इस जिप्सी के लेजेंड का असली मतलब समझ आ गया होगा। लेकिन एक ग्रेट पोयम सिर्फ अपनी कहानी तक लिमिटेड नहीं होती। उसकी असली पहचान उसके अंडरलाइनिंग थीम्स और डीपर एनालिसिस में छुपी हुई होती है। समरी के बाद अब वक्त है इस पोयम की आत्मा को समझने का। मैथ्यू आर्नोल्ड ने इस टेक्स्ट के थ्रू काफी हैवी फिलोसफिकल और साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को टच किया है। तो चलिए एक एक करके इन मेजर थीम्स को डिकोड करते हैं। इस पोयम का सबसे बड़ा और सबसे ऑब्वियस थीम है कंट्रास्ट बिटवीन पेस्टोरल लाइफ और मॉडर्न लाइफ। पोयम में जो सीरीन पीसफुल रूरल सेटिंग यूज की गई है, वो पेस्टोरल इमेजरी को रिप्रेजेंट करती है। ये नेचर के साथ वननेस, प्योरिटी और इनोसेंस का सिंबल है। वहीं दूसरी तरफ बैकग्राउंड में देखने वाला ऑक्सफोर्ड उस स्ट्रक्चर दुनिया और मॉडर्न लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, जिसे स्कॉलर जिप्सी ने पूरी तरीके से रिनाउंस कर दिया है। मैथ्यू आर्नोल्ड का मानना था कि मॉडर्न लाइफ इतनी टायरिंग और एग्जॉस्टिंग है कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ मेन को भी वियर डाउन कर सकती है। उन्होंने इस मॉडर्न डे लिविंग के लिए डेलिबरेटली डिजीज वर्ड का यूज किया है, ताकि वो इस रैट रेस के इन्फेक्शियस नेचर को दिखा सके। हर कोई इस बीमारी से इन्फेक्टेड है, सिवाय स्कॉलर के, जिसने इन सब पर अपनी पीठ फेर ली है। एक और बहुत डीप थीम जो आर्नोल्ड इस पोयम में एक्सप्लोर करते हैं, वो है हेड वर्सेस हार्ट का कन्फ्लिक्ट, यानी दिमाग और दिल का कश्मकश। पोएट समझाते हैं कि मॉडर्न दुनिया की रियल कंडीशन क्या है। ये उनके हेड का विजडम है, लेकिन उनका हार्ट, दिल हमेशा सिंपलर लाइफ की तरफ अट्रैक्ट होता है, जिसे वो स्कॉलर रिप्रेजेंट करता है। ये इनर कन्फ्लिक्ट पोएट के अंदर बहुत स्ट्रांगली दिखता है। पोएट चाहते तो हैं कि वो उस रैट रेस को छोड़ दें, लेकिन उनकी वर्ल्डली रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन्हें मॉडर्न लाइफ गिव अप करने नहीं देती। वो सोसाइटी के रूल्स और डॉगमास के प्रेशर को डीपली फील करते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। चलिए एक और थीम को देखते हैं, स्पिरिचुअल वॉइड एंड द लॉस ऑफ फेथ। 19th सेंचुरी, जिसमें ये पोयम लिखी गई, एक ऐसा टाइम था जब रिलीजन और फेथ पर बहुत बड़े सवाल उठाए जा रहे थे। आर्नोल्ड के लिए क्रिश्चियनिटी डेड हो चुकी थी, और उसकी जगह लेने के लिए कोई ऐसी चीज नहीं बची थी जो लाइफ को मीनिंग दे सके। इस सिचुएशन की वजह से कांस्टेंट सर्च, एक अकेलेपन और लाइफ में एक बड़ा सा वॉइड पैदा हो गया। द स्कॉलर जिप्सी उस स्पार्क फ्रॉम हेवन का वेट कर रहा है। ये वेट असल में उस थियोलॉजिकल नॉलेज और डिवाइन ट्रुथ की तलाश है, जो आर्नोल्ड और उनकी जनरेशन के डाउट्स को दूर कर सके। पर ट्रैजिक बात यह है कि मॉडर्न इंसान के पास स्कॉलर जैसी होप नहीं बची है। अगर हम पोयम का एक डीपर एनालिसिस करें, तो हम देखेंगे कि आर्नोल्ड का जिप्सीज की तरफ एटीट्यूड बिल्कुल वैसा ही है जैसा एक एडल्ट का एक बच्चे की तरफ होता है। आर्नोल्ड उस जिप्सी की इनोसेंस को अप्रिशिएट भी करते हैं, और उससे एनवी भी करते हैं, मतलब उससे जलते भी हैं। लेकिन फाइनली वो ये रियलाइज करते हैं कि कोई भी इंसान वापस उस इनोसेंस की स्टेज पर नहीं जा सकता। आर्नोल्ड का मानना था कि एक बच्चा अपनी इनोसेंस किसी पाप, किसी सिन की वजह से नहीं खोता, बल्कि सिर्फ एक्सपीरियंस गेन करके एक अडल्ट बनने के प्रोसेस में ही उसको खो देता है। इस तरह यहाँ जिप्सी एक उस गुड सोल का मैनिफेस्टेशन है जो अब खो चुकी है। जब आर्नोल्ड जिप्सी के कामनेस को अपने एज के प्रॉब्लम्स के साथ जक्सटापोज करते हैं, तो वो 19th सेंचुरी का मजाक नहीं उड़ा रहे, बल्कि उसके इमोशनल और स्पिरिचुअल लॉसेस को डीपली एक्सप्लोर कर रहे हैं। और सबसे कमाल का सिंबल है पोयम का एंडिंग, वो टेरियन मर्चेंट का एक्सटेंडेड सिंबली। वो मर्चेंट जो ग्रीक कॉम्पिटिटर्स के आने से वहां से भागकर लिब्रिया चला गया था। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है दोस्तों, ये आर्नोल्ड का मैसेज है कि अगर अपनी आत्मा और अपनी शांति को इस मॉडर्न डिसीज से बचाना है, इस रैट रेस से बचाना है, तो हमें इस कॉम्पिटिटिव और मटेरियलिस्टिक दुनिया से दूर भागना ही होगा। तो दोस्तों, इस पूरे डिस्कशन का कंक्लूजन क्या निकलता है? मैसेज बहुत ही क्लियर है। द स्कॉलर जिप्सी एक ऐसी फिगर है जिसने मॉडर्न डे लिविंग के परस्यूट्स को गिव अप करके लाइफ को ट्रांसेंड कर लिया है। वो उन सभी कॉम्प्लेक्सिटीज से आजाद है जो हमें और आपको बांध कर रखती है। मैथ्यू आर्नोल्ड ने एक जिप्सी की सिंपल स्टोरी के थ्रू 19th सेंचुरी के स्पिरिचुअल क्राइसिस, ह्यूमन आइसोलेशन और नेचर की हीलिंग पावर को इतने ब्रिलियंट तरीके से प्रेजेंट किया है कि आज की 21st सेंचुरी की फास्ट पेस दुनिया में भी ये पोयम उतनी ही रिलेटेबल लगती है। हम सब किसी ना किसी लेवल पर उस सिख हरी से भागना चाहते हैं, और अपना एक स्पार्क फ्रॉम हेवन ढूंढना चाहते हैं। आई होप इस डिटेल्ड एनालिसिस के बाद आपको द स्कॉलर जिप्सी अच्छे से क्लियर हो गई होगी, आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी।
अगर फिर भी आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे डिटेल्ड और इंसाइटफुल वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।